हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का आज हम थर्ड वीडियो देखने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में बताया था। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, गुण उपयोग और उससे बनने वाले बहुत सारे यौगिकों के बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? नेम रिएक्शन, मतलब कि नाम अभिक्रियाएं। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो नामजद होती हैं, नाम द्वारा पूछी जाती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आपको स्पेशली उन पे फोकस करना होगा। शुरुआत की कुछ रिएक्शंस जिनमें मैं कहूँगी कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको 101% याद करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम नेम रिएक्शंस। तो आज की हमारी सबसे पहली अभिक्रिया है, पहली अभिक्रिया का नाम है कार्बिल एमीन परीक्षण, या इसका एक और नाम है, कार्बिल एमीन परीक्षण का एक अन्य नाम है आइसोसाइनाइड परीक्षण। कार्बिल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण। एक बात याद रखना कि जिस किसी अभिक्रिया में परीक्षण यानी टेस्ट, परीक्षण को इंग्लिश में टेस्ट कहते हैं, है ना, तो अगर परीक्षण शब्द आता है तो उसका मतलब ये है कि किसी यौगिक में या तो विशेष प्रकार की गंध है या उसका कोई विशेष प्रकार का रंग है। तो परीक्षण दो तरह के हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक तो आयोडोफॉर्म परीक्षण, एक कार्बिल एमीन परीक्षण। इन दोनों में क्या खास बात है आपको बाद में समझ में आएगा। तो देखिए क्या होता है इस अभिक्रिया में। कार्बिल एमीन और आइसोसाइनाइड, मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पोर्शन में साइनाइड और आइसोसाइनाइड ग्रुप समझाया था। तो आइसोसाइनाइड का सूत्र होता है ये RN ट्रिपल बॉन्ड C। ये यौगिक हमको बनाना है। अब शब्द पे ध्यान दीजिएगा और लिखिएगा साथ में कि कार्बिल एमीन परीक्षण या आइसोसाइनाइड परीक्षण मुख्यतः प्राथमिक एमीन की पहचान का परीक्षण होता है। इस क्रिया में जब प्राथमिक एमीन, ये प्राथमिक एमीन का सूत्र है ना, तो जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 तथा एल्कोहलीय कास्टिक पोटाश, एल्कोहलीय कास्टिक पोटाश का सूत्र होता है KOH। तो हम यहाँ पे 3 KOH के अणु लेते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय कास्टिक पोटाश के साथ कराते हैं तो अत्यंत दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड नामक पदार्थ बनता है। अब ये जो तीर का चिन्ह है इसके बारे में मैं आपको उस वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस तीर का चिन्ह का मतलब क्या है और ये क्यों लगाया जाता है। इसको समझने के लिए प्लीज बेसिक वाली वीडियो पे चले जाइए। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में मैंने इसके बारे में समझाया है। तो जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय कास्टिक पोटाश के साथ कराते हैं तो RNC ये बनता है। ये RNC तो मैंने सामने लिख दिया। अब प्लस क्या क्या चीजें इसमें बचती हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये 3Cl और ये 3Cl के साथ में 3K, ये क्या निकल चुका है आपका 3KCl, है ना। और देखो क्या बच रहा है, 3 ऑक्सीजन, और 3 ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन देखो कितने, 1 2 3, ये 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, ये यहाँ पर बच रहा है। तो यानी 3H2O इसमें निकलेगा। तो ये तो एक कॉमन रिएक्शन है ना। कॉमन रिएक्शन मतलब इसमें हमने R के स्थान पे कोई मान नहीं रखा है। अब यदि हमको इसमें R के स्थान पे CH3 रखना हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस प्राथमिक एमीन का नाम होगा मेथिल एमीन। तो मेथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय कास्टिक पोटाश के साथ कराओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा R के स्थान पर CH3NC, जिसका नाम है मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। और ये जो मेथिल आइसोसाइनाइड है ये शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि भोपाल गैस कांड में जब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस कांड हुआ था उसमें यही गैस स्त्रावित हुई थी। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे CH3 के स्थान पे C6H5NH2 रखते हैं, इसको फेनिलएमीन या फिर इसको हम एनिलीन कहते हैं, है ना। तो ये प्रश्न घुमा के यूं भी पूछ सकते हैं कि मैंने कल भी पढ़ाया था शायद आपको कि क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड कैसे प्राप्त करोगे, तो वही तो रिएक्शन है ये। देखिए, एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय कास्टिक पोटाश से कराते हैं तो एनिलीन से बन जाता है फेनिल आइसोसाइनाइड।
फेनिल आइसोसाइनेट का सूत्र होगा C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C और साथ में 3KCl और 3H2O तो निकलते ही हैं। तो प्लीज़ इस रिएक्शन को बार बार लिख लिख कर याद करना, क्योंकि ये अभिक्रिया चैप्टर 13 में भी है ना, आपको दोनों चैप्टर्स में ये काम में आएगी। तो पहली रिएक्शन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं हम दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया का नाम है रीमर टीमैन अभिक्रिया। रीमर टीमैन अभिक्रिया भी मैंने आपको कल पढ़ाई थी। कल हमने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म से निम्न कैसे प्राप्त करोगे। एक तो फेनिल आइसोसाइनेट था और एक था हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको सैलिसिलडिहाइड भी कहा जाता है। तो देखिए उसकी रिएक्शन, इसकी शुरुआत होती है फिनॉल से। तो जब फिनॉल की क्रिया, ये देखो ये फिनॉल है ना, OH, हम इसके नीचे इसका नाम भी लिख देते हैं फिनॉल। तो जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा, वो कास्टिक पोटाश है, इसमें लेना पड़ेगा हमको कास्टिक सोडा NaOH। तो फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाता है। हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कैसे बनेगा देखें। देखो जरा, ये फिनॉल है, इस फिनॉल में सब स्थान पे हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे H आ जाएगा। इस H को हम रिप्लेस करेंगे, तो ये तो OH है और यहाँ का H हटा दो, है ना, यहाँ का H हम हटा देंगे और इसके स्थान पे आ जाएगा CHO। इस H को 2 मिनट के लिए हटा देते हैं अपन और इसके स्थान पे लिख देते हैं CHO। यही तो है आपका हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि OH का नाम अब, क्योंकि अब वरीयता क्रम श्रेणी के अनुसार एल्डिहाइड जो है वो मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया, तो एल्डिहाइड के सामने अब इसको ऑल नहीं बोलेंगे, अब इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है ना, तो इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे, हाइड्रोक्सी, और बाकी पूरे का नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये तो बन गया। अब निकला क्या क्या देखो जरा, ये क्या निकला 3NaCl है ना, प्लस करके हम लिख देते हैं 3NaCl। और क्या निकलेगा, ये R, ये पिछली रिएक्शन का है ना। अब क्या निकलेगा देखो जरा इसमें से, H2O। कितने H2O, ये 2 ऑक्सीजन, ये तो वहां पे ऑलरेडी आ चुका है। 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, ये भी तो निकला ना। तो 2H2O इस क्रिया में पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो ये है आपकी रीमर टीमैन अभिक्रिया की। फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराते हैं तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको सैलिसिलडिहाइड कहते हैं, ये बनता है, तो NaCl और 2H2O निकल जाते हैं। क्लियरली ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम अगली अभिक्रिया के ऊपर। अगली अभिक्रिया का नाम है आयोडोफॉर्म परीक्षण। देखो फिर परीक्षण शब्द आया है ना। आयोडोफॉर्म परीक्षण का एक और नाम है हेलोफॉर्म परीक्षण। देखिए हेलोफॉर्म का मतलब क्या, हेलो मतलब हेलोजन, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, लेकिन पर्टिकुलर इसका एक और अथवा करके नाम है आयोडोफॉर्म। तो इस क्रिया में आयोडोफॉर्म बनता है। देखिए क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, और आयोडोफॉर्म का सूत्र क्या होगा, CHI3। तो CHI3 बनाने की प्रयोगशाला विधि है ये, परंतु ये कोर्स से हटा दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर हाँ आयोडोफॉर्म परीक्षण 2 नंबर में पूछ सकते हैं। तो क्या है ये अभिक्रिया, देखो कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया आयोडीन और कास्टिक सोडा NaOH के साथ कराते हैं तो पीले रंग का आयोडोफॉर्म का क्रिस्टल प्राप्त होता है। आयोडोफॉर्म जो है वो पीले रंग का क्रिस्टली पदार्थ है, ये बनता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एथिल अल्कोहल की क्रिया आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं। हम यहाँ पे क्या करें, इसको हम एथिल अल्कोहल को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो जब एथिल अल्कोहल की क्रिया आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं तो आयोडोफॉर्म तो बन गया, ये तो आपका मुख्य उत्पाद है पीले रंग का आयोडोफॉर्म। और क्या क्या चीज़ें इस क्रिया में मुक्त होती हैं, तो इस क्रिया में निकलता है 5 जल के अणु निकलते हैं, 5 सोडियम आयोडाइड के अणु निकलते हैं, साथ ही इस क्रिया में सोडियम फॉर्मेट भी मुक्त होता है HCOONA।
अब इसको बैलेंस करते हैं। मुझे तो पहले से पता था कि 5 अणु हैं, बैलेंस करें। देखो जरा सोडियम कितनी बार है, Na 5 बार, और एक ये दिख रहा है, यानी कुल सोडियम कितनी बार है, 6 बार, यहाँ 6 लगा दो। अब जरा आयोडीन देखो, आयोडीन कितनी बार है, 3 आयोडीन तो ये, और 5 आयोडीन ये, 5 और 3 कितने हुए, 8, और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो आयोडीन के आगे हम क्या लिख दें, 4I2, है ना। अब बाकी तो सब कुछ बैलेंस इजीली हो जाएगा। कार्बन 2 बार है, देखो ये क्या है आपका, एथिल अल्कोहल, या फिर हम इसको एथेनॉल कहते हैं। तो C 2 बार है, तो देखो यहाँ पे C 2 बार है क्या, एक ये और एक ये। ऑक्सीजन कितनी बार है यहाँ पे देखना जरा, 1 और 6 बार, ये 7 बार ऑक्सीजन, तो 5 बार तो ये, 6 और 1 7। हाइड्रोजन का बैलेंस देख लेते हैं अपन, 3 और 2 5 और 1 6, और 6 12 हाइड्रोजन, तो 5 दूनी 10, ये 11 और ये 12, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण में क्या लिखोगे कि जब एथिल अल्कोहल की क्रिया आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो पीले रंग का क्रिस्टल यौगिक आयोडोफॉर्म बनता है, साथ ही ये सह उत्पाद के रूप में मुक्त होते हैं। तो ये हमारी 3 अभिक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम अगली अभिक्रिया देखते हैं, है ना। ये तीनों रिएक्शन पहले मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, है ना। अब मैं आपको जो अगली रिएक्शंस पढ़ाऊंगी वो सारी अभिक्रियाएं एक जैसी मिलेंगी आपको, नाम से ही आपको लगेगा कि अरे ये तो सारी अभिक्रियाएं लगभग एक समान है। और जब आप इसको याद करोगे तो कन्फ्यूज़न भी होगा। कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं आपको एक पहले ट्रिक बता दूं। कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ाऊंगी अब मैं आपको, वो ट्रिक अपन इस कॉर्नर पे लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वुड्स अभिक्रिया, है ना। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया में क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया कराते हैं। याद रखना RX, आपके जो पार्ट का नाम है ना हेलो एल्केन, RX का IUPAC नाम हेलो एल्केन और RX का सामान्य नाम एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं। एक अभिक्रिया होती है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में क्या करते हैं, एरिल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं। एरिल का मतलब यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी बेंजीन, फेनिल लेना है। AR का मतलब ऑर्गन बिल्कुल भी नहीं है ना। फिर आती है वुड्स फिटिंग, उसके बाद में बात करेंगे हम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा, देखो नाम से समझ में आ रहा है, वुड्स अभिक्रिया में एक यौगिक का था एल्किल हैलाइड का, और फिटिंग अभिक्रिया में एरिल हैलाइड का। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या करेंगे, एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड, है ना। तो पहले जरा अपन इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम वुड्स अभिक्रिया से। वुड्स अभिक्रिया क्या है ना। तो ये अभिक्रिया ऐसी है, देखिए कि जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, एल्किल हैलाइड का पहला अणु सीधा लिखो और एल्किल हैलाइड का दूसरा अणु उल्टा लिख दो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते थे RX, ऐसे सीधे सीधे भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि जब एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो ये तो निकल जाएगा एक्स्ट्रा पदार्थ, और जो आपका मुख्य उत्पाद है वो क्या बन जाएगा, एल्केन। R का नाम है एल्केन, और क्या बचेगा, बचेगा 2NaX, सोडियम हैलाइड मुक्त होगा। अब ये समीकरण आपको तब समझ में आएगी जब हम इनमें वैल्यूज रखेंगे, है ना। चलिए मान रखते हैं R के स्थान पे अपन रखें सबसे पहले CH3, X के स्थान पे मेथिल के साथ क्लोरोफ्लोरोब्रोमो, जो आपको ठीक लगे आप वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ कि R का मान होता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, समझ गए, ब्यूटिल, कुछ भी रख सकते हो। और X के स्थान पे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, जो आपको ठीक लगे, आपकी मर्जी, जो मान आपको रखना हो। तो मान लीजिए मेथिल क्लोराइड लिया मैंने और यहाँ पे क्या किया, 2 सोडियम के अणु और एक और मेथिल क्लोराइड ले लिया, पर उसको उल्टा लिख दिया, है ना। यहाँ पे शुष्क ईथर आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जब मेथिल क्लोराइड के 2 अणु की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो देखो क्या होगा, ये NaCl तो निकल जाएगा और बचेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl, और इसको हम क्या लिख सकते हैं अथवा करके, C2H6, और इसका नाम क्या हो जाएगा,
एथेन, है ना। इस क्रिया द्वारा मीथेन नहीं बना सकते, इस क्रिया द्वारा एथेन ही बनता है। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मीथेन में कम से कम एक कार्बन आता है ना। मीथेन का सूत्र होता है CH4, तो क्या होगा यहाँ पे? मीथेन नहीं बनेगा। और वैल्यू चेंज करके देखें, R के स्थान पे इस बार मैं रखती हूँ C2H5, है ना। यहाँ पे रख लेते हैं Br प्लस 2 सोडियम के अणु, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरा अणु भी सेम लें, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने अब R के स्थान पे, X के स्थान पे Cl ले लिया और यहाँ रख दिया मैंने CH3, है ना। तो अब क्या होगा? ये तो निकल जाएगा और बचा क्या? C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3, C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी C3H8, और C3H8 क्या होता है? प्रोपेन, है ना। अब यहाँ देखिए, दोनों तरफ Cl लिया था तो 2NaCl निकले। अब मैंने एक बार Br लिया, एक बार Cl लिया, तो क्या होगा? एक बार तो निकलेगा सोडियम ब्रोमाइड और एक बार निकलेगा सोडियम क्लोराइड। ये सेकंड समीकरण सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है कि वुड्स अभिक्रिया लिखिए, तो केवल आपको ये दोनों रिएक्शन लिखनी है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो तो आप इस विधि के द्वारा एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन से लेकर डेकेन सारे बना के देख लेना, और हर बार वैल्यू यहाँ पे चेंज करना और ये वैल्यूज़ भी चेंज करना। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये तो हो गई वुड्स अभिक्रिया। अब आते हैं अपन फिटिंग अभिक्रिया पे, है ना। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया की डेफिनेशन सेम ऐसी है कि जब एरिल हैलाइड के दो अणु, एरिल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं। देखो मैंने क्या किया, सेम RX लिखा था ऊपर, तो R के स्थान पे एरिल ले लिया। एरिल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफेनिल बनता है ना। मतलब Ar सिंगल बॉन्ड Ar प्लस 2NaX, है ना। कैसे हुआ? मान रखें एरिल के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, फेनिल ही रखना पड़ेगा आपको। C6H5, मान लो इस बार मैंने Br लिया, नाम होगा इसका फेनिल ब्रोमाइड या ब्रोमोबेंजीन, प्लस 2Na प्लस Br, और यहाँ पे फिर से C6H5 और तीर के चिन्ह पे लिख दो शुष्क ईथर, तो ये क्या निकल जाएगा? 2NaBr, और बचेगा क्या? C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? डाइफेनिल। ठीक है, ये बन गया आपका डाइफेनिल। तो वुड्स अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया में क्या अंतर है? वुड्स अभिक्रिया में एरिल हैलाइड लेते हैं, सॉरी एल्किल हैलाइड लेते हैं, और फिटिंग अभिक्रिया में एरिल हैलाइड लेते हैं। फिटिंग अभिक्रिया में एरोमेटिक एल्केन बनते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं, सॉरी एल्केन नहीं आएगा, डाइफेनिल बना, जबकि उसमें एल्केन यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बनता है, पर मेथेन नहीं बनता है। अब आती है तीसरी अभिक्रिया की बारी, जिसका नाम है, तीसरी का मतलब आज की छठी अभिक्रिया। अभी तक मैंने कितनी बता दी? कौन कौन सी अभिक्रिया बताई? कार्बेलामिन परीक्षण, रिमर-टीमैन अभिक्रिया, आयोडोफोम परीक्षण, है ना, 3। फिर चौथी वुड्स अभिक्रिया, फिर फिटिंग अभिक्रिया, और अब आती है अगली वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या करना है हमको? दोनों का नाम मिक्स है, तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में हम क्या करेंगे कि एक एरिल हैलाइड तथा एक क्या लेंगे? एक एल्किल हैलाइड, एक एरिल हैलाइड, एक RX और एक ARX, है ना, की क्रिया कराते हैं सोडियम धातु के साथ, और किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जब हम इसको कराते हैं तो क्या हो जाता है? तो बन जाता है एरोमेटिक एल्केन। एरोमेटिक एल्केन यानी RAR, और 2 सोडियम के हैलाइड के अणु निकल जाते हैं, है ना। ये भी तो बिल्कुल वैसे रिएक्शन है। देखो क्या होगा, ये निकल गया। अब मान चेंज कर लेते हैं अपन। R के स्थान पे अपन सबसे पहले क्या रखें? CH3, X के स्थान पे Cl, मैथिल क्लोराइड, बिल्कुल कॉमन सूत्र है, इजी होता है। और यहाँ पे क्या रखें? Cl और C6H5। C6H5 Cl को क्या बोलते हैं? फेनिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन, फेनिल क्लोराइड या फिर क्लोरोबेंजीन। ये तो निकल गया आपका 2NaCl, और बचा क्या? CH3 C6H5, CH3 सिंगल बॉन्ड C6H5। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, पहचानते हो इसको? क्या है ये?
ये है टालुइन, है ना, क्या चीज़ है ये, टालुइन, और प्लस करके निकल गया 2NaCl। तो देखो जरा, तीनों रिएक्शंस बिल्कुल एक जैसी है ना, वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो 6 रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई है। एक अभिक्रिया और पढ़ते हैं हम, वुड्स फिटिंग के ही जैसी होती है ये अभिक्रिया, है ना, मतलब इसी तरह की है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन है। अगली आपकी अभिक्रिया का नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, है, कौन सी अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी ना बिल्कुल वुड्स अभिक्रिया के जैसी है, मतलब दो एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाते हैं, पर इसमें अंतर यह है कि इसमें सोडियम के स्थान पे जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है और इसमें आयोडाइड लेते हैं स्पेशली, है ना। तो देखिए क्या है कि जब एल्किल आयोडाइड के दो अणुओं को जिंक धातु के साथ, है ना, यहाँ पे जिंक धातु आ जाएगा, तो एल्किल आयोडाइड के दो अणुओं को जिंक धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बन जाता है ना, ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड R, मतलब एल्केन ही बनेगा आपका, और बदले में क्या निकल जाएगा, ZnI2, जिंक आयोडाइड निकल जाएगा, क्योंकि जिंक की संयोजकता 2 होती है इसलिए आयोडीन के 2 अणु निकलेंगे। मान रखें CH3I, हाँ यहाँ पे आयोडाइड लेना बहुत ज़रूरी है, आप अपने मन से क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो नहीं ले सकते, आपको यहाँ पे I ही लेना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब कि ये बन गया आपका एथेन और प्लस ZnI2, ठीक है, ये हो गई फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब फ्रैंकलैंड के ही जैसी एक अभिक्रिया और है जिसका नाम है उल्मान अभिक्रिया, सलमान से नाम याद रखना, उल्मान, है ना। उल्मान अभिक्रिया जो है ना, देखो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया किसके जैसी है, वुड्स अभिक्रिया के जैसी, है ना, और ये जो उल्मान अभिक्रिया है ये फिटिंग अभिक्रिया के जैसी है। उल्मान अभिक्रिया में क्या बनते हैं, डाइफेनिल बनता है, जबकि इस फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में एल्केन बना। क्या करेंगे इसमें, देखो इस क्रिया में फेनिल क्लोराइड या फेनिल ब्रोमाइड, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं। तो जब हम फेनिल क्लोराइड के दो अणुओं को कॉपर धातु के साथ बंद नली में गर्म करते हैं, पूरा फिर से सुनिए, कैसे लिखोगे, उल्मान अभिक्रिया की जब फेनिल क्लोराइड या फेनिल ब्रोमाइड, आपको अगर Cl नहीं लेना है तो Br भी ले सकते हो, तो जब फेनिल क्लोराइड या फेनिल ब्रोमाइड के दो अणुओं को कॉपर धातु के साथ बंद नली में गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है, C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5, ये क्या बन गया आपका, डाइफेनिल बनता है और कॉपर क्लोराइड CuCl2 मुक्त होता है। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे Br लोगे तो CuBr तो निकल जाएगा, कॉपर क्लोराइड मुक्त हो जाता है। तो ये है ना बिल्कुल एक जैसी 5 अभिक्रियाएं, कौन सी 5, वुड्स फिटिंग, फ्रैंकलैंड और उल्मान, ये 5 अभिक्रियाएं बिल्कुल एक जैसी हैं। और इन 5 के पहले मैंने आपको 3 रिएक्शंस और बताई, कार्बेलामीन, आयोडोफॉर्म और रिमर्टीमेन। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। इन 8 अभिक्रियाओं को आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और प्लीज़ इनको लिख कर भी याद करते जाना।